हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं आपके सामने आपके बीच बहुत जल्द एक पूरे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेट लेने जा रहा हूं, वो सेक्शन पूरा लेने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें व्हाट्सअप किए कि सर आपने जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सेट आप साइंस सब्जेक्ट का जो डालने वाले हैं वो बहुत जल्द आप डालिए। तो मैंने आपको बोला भी था एक दिन बाद मैं डालूंगा, लेकिन कुछ कार्य की वजह से मैं नहीं डाल पाया। तो आज हम उस पूरे सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं अपना फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि माय नेम इज़ गौरी शंकर एंड मैं एक लेक्चरर हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि मैं आज आप लोग को जो लूँगा वो फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का हम सेट 1 लेने जा रहे हैं। सेट 1 का आपको सॉल्यूशन के साथ साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बच्चों जिनके पास भी सेट 1 है वो इस तरह का जरूर निकाल के अपने पास रख लें, और सिर्फ उसमें मैं जितना आपको बताने जा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल ने जो वीडियो डाला उसमें बहुत सारे आंसर गलत हैं। तो उन सभी के कंक्लूजन को देखते हुए हम आप लोग के सहूलियत के लिए मैं एक वीडियो लेने जा रहा हूं। तो हम अब एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे। बच्चों में क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ूंगा बिकॉज लिखना उतना पॉसिबल नहीं है। आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट में जाकर इसको जैक के साइट में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है और उसका आंसर अगर जो होगा वो क्यों उसका आंसर वैसा होगा। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी उसको ध्यान से आपके पास अगर क्वेश्चन है तो उसको देखें या मोबाइल में उसको आप उससे निकलवा ले, अगर नहीं अभी तक निकलवा पाए हैं तो इसके बाद ही वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने पूरे बैच में सब बच्चों से बोलता हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आपका जो आंसर होगा उसको कॉपी में नोट ना करें, आप उसी क्वेश्चंस में बगल में ही उसका आंसर लिखें। क्योंकि अगर आप सिर्फ आंसर में ABCD लिखते हैं तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा कि भाई वो क्वेश्चन का आंसर यही क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो इसीलिए आप ना एकदम क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखेंगे जो मैं अभी बोर्ड में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों नंबर 1 क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी एकदम रेडी हो जाइए। जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनना है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट। बोला है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक सोर्स चार्ज हम लेते हैं, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर हमको एक पॉइंट चार्ज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्वेश्चन बोला है तो उसका पोटेंशियल, सबसे पहला बात कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन बोला है कि अगर आप ध्यान से सुनिए, हम चौक यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। बोला कि अगर आप इस रेडियस को बढ़ा दें, ध्यान से सुनिएगा, रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। रेडियस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल में इंक्रीज और डिक्रीज, पोटेंशियल डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है रिमेन्स द सेम। अब क्या होगा इसको हम देखते हैं इस छोटे से फॉर्मूला में, ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इसको हम लिख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है। इसको कुछ समय के लिए हम 1/r लिख देंगे, ध्यान से समझना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब हम ना r को कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। r का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखिए ध्यान से, V इज इक्वल टू 1/1 रख रहे हैं तो सॉल्व करने पर 1 आया। V इज इक्वल टू, अब हम डिस्टेंस 2 रखने जा रहे हैं, तो जब 2 रखेंगे तो 0.5, पहला 1 वोल्ट, दूसरा 0.5 वोल्ट। अब हम V इज इक्वल टू 3 रखने जा रहे हैं तो
यानी कि 3 रखेंगे तो कितना 0.1 वोल्ट। बच्चों ध्यान से देखिए कि जब हम सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से हम थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम जो आपको डार्क दिखा रहे हैं यहाँ ये डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, कभी 1 रखें, कभी 2 रखें, कभी 3 रखें, कभी 4 रखें। तो आप गौर करके देखिए कि इसका जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यू घटते जा रहा है। यानी कि जब हम पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। मतलब आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, यानी डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा जी, डिक्रीज। पोटेंशियल किस केस में डिक्रीज करता है, जब हम रेडियस को कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। हमने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को देखा कि उन्होंने बताया तो लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन उतने डिटेल से आपको नहीं दिया। तो एकदम इसको गौर से, इसको बढ़िया से इसको नोट कीजिए उसी के बगल में। और जब आप अब एक और बात समझिए कि इसमें ट्रिक कैसे लगता है, छोटा कैसे बनेगा। तो फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा सा हल्का से इसको बना लीजिए। सेकेंड टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका दिमाग डायरेक्ट क्लिक करेगा, एकदम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेगा कि भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का मतलब अगर आर को अगर हम बढ़ाते हैं तो भी घटेगा। तो दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट का आंसर कितना होगा कि वो डिक्रीज करेगा। बच्चों अगर आपको पहला एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत हो देन आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसका आंसर आपको देंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं और ये सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आप भी अपना क्वेश्चन जरूर बढ़िया से देखें। क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर, टू चार्जेज स्फीयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी। दो चार्ज स्फीयर है जिसको डी डिस्टेंस पे रखा गया, इसका नाम हम अभी ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस बोला है डी लीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों आपने कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से ये पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, यहाँ पे वहां पे आर स्क्वायर आप पढ़ेंगे नोट कॉपी में, बट क्वेश्चन बोला डी स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पे डी स्क्वायर लेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 कुछ समय के लिए मानेंगे। फिर अगला पॉइंट फुल स्टॉप के बाद क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इफ चार्ज आर डबल, अगर हम जो यहाँ पे आप Q1 चार्ज लिए हैं, यहाँ पे जो Q1 चार्ज लिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि चार्ज को अगर हम डबल कर दें, यानी कि इसको Q1 डैश ले लेते हैं, इसको Q2 डैश ले लेते हैं, ठीक है, दोनों चार्ज क्योंकि सिमिलर है इसलिए डबल कर दिए। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो उस समय डिस्टेंस जो होगा वो भी डबल होगा। तो ऑब्वियसली है कि आपका पहला चार्ज डबल हो रहा है, दूसरा चार्ज डबल हो रहा है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी डबल हो रहा है, तो फोर्स भी कुछ नया ही होगा। और फोर्स कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए एफ, ऑप्शन नंबर बी F/2, ऑप्शन नंबर सी F/4, ऑप्शन नंबर डी 4F। देखते हैं क्या होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स महोदय को याद करेंगे। कूलम्ब्स महोदय को याद कीजिए सबको एक बार बढ़िया से। F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बाय D डैश टू दी होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, Q1 डैश का वैल्यू है 2Q, Q2 का भी वैल्यू 2Q और D कितना है मेरा 2D का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे चौक को चेंज कर रहे हैं जान के, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो कि जो वैल्यू चेंज किया चौक को चेंज कर दिए। अब ध्यान से समझिए, देन F डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 2 4 Q स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का चार्ज सेम है, तो Q1 को भी हम पहले वाला में Q लेंगे, दूसरे वाला में भी Q लेंगे। तो यहां पे आपका जो इक्वेशन नंबर 1 आएगा वो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में Q1 भी Q और Q2 भी Q, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर,
ठीक है, और यहाँ कितना डी स्क्वायर। तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू 4 से यहाँ 4 कैंसल, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन में 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई डी है, तो यहाँ भी वही सेम है, इसीलिए एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर होगा। ध्यान से फिर से एक बार सुनिए कि दोनों चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में सेम बोला है, फर्स्ट केस में सेम बोला है, तो यहाँ पे जहां Q1 था वहां Q, Q2 था वहां Q, यानी Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर ये वैल्यू आ गया, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, एफ पुट किए। मतलब ये एफ आया कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। मतलब कि आपका जो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपके पास जो आने वाले हैं वो सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी आएंगे। अगर आप इसमें से अपना क्वेश्चन के बगल में अगर आप ए पहले से मार के रखे हुए हैं तो आपको बाद में आप इस चीज को भूल सकते हैं, बट इसको आप अपने से आराम से इसको बगल में ही नोट कीजिए। अगर क्वेश्चंस में नहीं आ पा रहा है तो आप कॉपी का यूज कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखिए, ताकि जब भी आप एग्जाम के टाइम इसको देखेंगे आपको तुरंत याद होगा। और जब प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव उसी का सबसे अच्छा बनता है, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से आप अपना भी क्वेश्चन देखते रहिए। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर, हम इसको डायरेक्ट आपको ऑप्शन से ही बताते हैं, तो इसका सबसे पहले रिलेशन समझिए, फिर ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं अपने से भी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dx। ध्यान से सुनिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, देखिए कोई किताब में आपको जहां पर x है वहां पे r मिलेगा, या आप जहां भी फिजिक्स पढ़ते हैं हो सकता है जो सर आपको बताए हैं वहां पे x ना लेके r लेंगे, तो उसके लिए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू सेट वो होगा ए नंबर। ध्यान से देखिए, ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप देखिए, 4 नंबर में क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत सारे YouTube चैनल का आंसर इसमें गलत है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑप्शन नंबर ए नेगेटिवली चार्ज्ड, बी नंबर न्यूट्रल, नंबर सी आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, डी नंबर ए मैग्नेट। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। हम जैसे कि आपको बता चुके हैं बिना एक्सप्लेनेशन का हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ध्यान से समझिएगा, डायग्राम से इसको बारीकी से समझिए। एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं। ए नंबर में बोला है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल जी चार्ज होगा तो वो रिपील करेगा। जब 2 सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपील करेगा। फिर से एक बार सुनिएगा कि जब 2 सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपील करेगा, व्हाइल 2 अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या बोला है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज ग्लास, ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा जी, ए नंबर आंसर होगा। नहीं हो सकता है क्योंकि अभी बी सी और डी बाकी है। बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर ऑप्शन बोला है न्यूट्रल बॉडी। देखिए बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे, जिसमें द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। ध्यान से इसको डायग्राम में समझिए, इसको डायग्राम में समझना है।
एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास जो क्वेश्चन में बोला है, ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि एक इंड में वो पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे इंड में वो पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स कि बी नंबर भी आंसर इसका हो सकता है। सी नंबर में क्या बोला है, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, बिल्कुल, और डी नंबर में ए मैग्नेट। मतलब ध्यान से सुनिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। इसको ध्यान से बारीकी से समझिए कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करबे ना करेगा। तो जब नेगेटिव को करबे करेगा तो ए ऑप्शन में नेगेटिव और बी नंबर में न्यूट्रल, और सी नंबर में फिर क्या बोला कि दोनों होगा, तो दोनों होगा आंसर। यानी कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। एकदम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जी, ध्यान से सुनिए। इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। बोला सबसे पहले किसी भी पैरेलल प्लेट, पैरेलल, ध्यान से सुनिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है जी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब बोला है कि अगर हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ध्यान से सुनिए, यानी कि अपने पास 2 पैरेलल प्लेट है। अब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल रहे हैं। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको डाल देंगे तो क्या होगा, पहले देखते हैं। तो देन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक नया फॉर्मूला हम लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन आर भी आप ले सकते हैं और यहाँ पे के भी ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एप्सिलॉन आर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं और के भी ले सकते हैं। तो हम एप्सिलॉन आर लेके चल रहे हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। देन सी एम इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अब इसको ना हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो इतना बराबर क्या होगा, तो सी होगा। तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सी इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। यानी कि जब हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालते हैं या उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो उसका जो क्या होगा, ऑप्शन में, ऑप्शन बोला है डिक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस रिमेन सेम रहेगा, या इनमें से कुछ नहीं। तो बच्चों इसमें से आप देख सकते हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किसी भी कैपेसिटेंस को रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, म्यूनो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो जो होगा बी नंबर ऑप्शन इंक्रीज करेगा। आप देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे आप लोग 2 1 जा 2 पढ़ते हैं, 2 2 जा 4 पढ़ते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिसका भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ऑप्शन ए वेरी लो, ऑप्शन बी वेरी हाई, ऑप्शन सी वेरिंग और ऑप्शन डी कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, ओम्स लॉ जो वेरी करता है, ओम्स लॉ वैलिड ही होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही ओम्स लॉ वैलिड होगा, यानी V इज इक्वल टू आई आर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। बोला कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस इज कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प,
सी नंबर बोला है कार्बन रेसिस्टर और डी नंबर बोला है डायोड। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे S2 के सिलेबस में चैप्टर 14 में, बट यहाँ पे क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हम करेंगे कि नॉन ओमिक कंडक्टर का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा यहाँ पे आपका डायोड, यानी कि डायोड 7 नंबर का जो आंसर आपका होने वाला है किसी भी नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा डायोड। इसको आप डिटेल से चैप्टर 14 में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें जहां तक लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा उसको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बोला है क्रिचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ, यानी कि क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसको फॉलो कर रहा है, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ किसको फॉलो कर रहा है। तो क्रिचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है बच्चों, इसी को हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं। क्रिचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0, क्रिचॉफ्स इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ बोलो, जंक्शन लॉ बोलो, करंट लॉ बोलो। और उसमें क्या होता है ध्यान से समझना है, उसमें होता क्या है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज का कंजर्वेशन होता है। पहला नंबर यानी कि क्रिचॉफ्स का जो फर्स्ट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। और फिर सेकंड जो क्रिचॉफ्स का रूल है सम ऑफ v इज इक्वल टू 0, इसमें क्या होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ध्यान से समझना है ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन बोला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी नंबर बोला है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ही होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। थोड़ा स्पीडली हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम खुद नहीं चाह रहे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, आपका MB खर्चा हो, क्योंकि आप लोग अच्छा से फ्री फायर खेलें, एग्जाम तो होबे करेगा, चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स बच्चों को दिमाग में आता है, सब न्यूमेरिकल्स बनता ही नहीं। तो न्यूमेरिकल्स तभी आपका बनेगा जब आप अच्छा से थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी अगर अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए 2 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में इंटरमीडिएट सेक्शन में, और मेरा अपना छोटा सा फ्री कोचिंग है हाउसिंग कॉलोनी में। तो आप मेरे पास आके यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे जो क्लासेस है वो TTS में मॉर्निंग में क्लास हम लेते हैं। आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मेरा कोचिंग कहाँ पे है, आप आके क्लास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम। तो देखिए 1 कूलम मतलब क्या, कूलम किसका यूनिट है तो चार्ज का यूनिट है। तो चार्ज आपका दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे या ना दे, आपको 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आना चाहिए। बच्चों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एकदम याद रखिए, वाइवा में पूछेगा और हम कॉलेज में पूछते भी है कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, बच्चा बोल ही नहीं पाता है। तो ध्यान से 2 चीज समझिएगा, क्या निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n यहाँ पे निकालने के लिए बोला। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, वी नो दैट, शॉर्ट में इसको हम VKT लिखते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। तो हमको n निकालना है, देन Q बाई E। ध्यान से समझिएगा, n इज इक्वल टू Q का वैल्यू 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 होगा, देन n इज इक्वल टू 10 बाई 16, माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा। और 19 में से हम एक 10 इसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, 10 को दे रहे हैं। तो 10 बन गया 100, और जिसके पास 19 था उसके पास आ गया 18, यानी कि देन फाइनली n इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट।
यानी कि जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि ए नंबर बोला है 6.25 इंटू 10⁻18। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नहीं ऑप्शन, क्योंकि आपका इसका आंसर जो होगा वो ए ही होगा। तो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कॉपी करने का पूरा टाइम मिलेगा, कॉपी वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं बढ़िया से, बाकी हम थोड़ा सा लेते जा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना कंटिन्यू, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको अपने वीडियो टीम वालों से भी मिलाएंगे, बड़ा मेहनत कर रहा लड़का लोग, ठीक है, हाँ मिलाएंगे कभी, इन लोग का बहुत कभी आप लोग से इंट्रोडक्शन जरूर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ए चार्ज क्यू इज क्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, फुल स्टॉप। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ऑप्शन ए बोला है डिक्रीज टू हाफ, ऑप्शन बी बोला है इंक्रीज 4 टाइम्स, सी नंबर ऑप्शन बोला है रिमेन्स अनचेंज्ड। आपको सी नंबर पे बी भी लिखा होगा तो बी को काट देना है और उसको सी बना दीजिए बढ़िया से सबसे पहले, और डी नंबर बोला डबल। तो क्वेश्चन में भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बोला है कि एक गॉसियन सरफेस है, बच्चों ध्यान से समझिए, एक गॉसियन सरफेस है, इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो किसी भी गॉसियन सरफेस का यानी उसका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बोला है कि इसके रेडियस को अगर हम डबल कर दे, रेडियस को डबल कर दे, बढ़ा दे, थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, लगभग आपको डबल लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा तो मान लीजिए कि इसका डबल है, ठीक है, ये होगा डबल। ये डबल अगर हो गया तो बोला इसका फ्लक्स में क्या प्रभाव होगा, क्या फ्लक्स भी डबल होगा। तो एकदम याद रखिएगा, और हम तो बोलेंगे इसमें इंपॉर्टेंट लगा ही दीजिए, झारखंड अकादमिक काउंसिल में छप गया होगा, आपको वहां जाकर टिकवा मारना है बस। तो क्वेश्चन क्या बोला है 10 नंबर में, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोला है कि अगर हम कोई भी इनक्लोज सरफेस है, इस इनक्लोज सरफेस का किसी भी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स जो होता है इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर उसके रेडियस को डबल किया, आप 10 गुना नहीं, आप उसको 20 गुना नहीं, आप उसको 5 डेसिमल बढ़ा दीजिए, पूरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में उसको समा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी इनक्लोज सरफेस का रेडियस को चाहे इतना बड़ा कर दीजिए, जितना बड़ा करना है कीजिए, उसके फ्लक्स में कभी भी चेंजेज नहीं आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लक्स पहले था वही फ्लक्स अभी भी होगा। यानी कि अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में देखिए सी नंबर है रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत है इस टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। बोला कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू थिन ऑफ दैट वायर ऑफ कॉपर। बोला कि थिन वायर पे और रॉड कॉपर पे जो भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है बच्चों, इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों पे ना सेम होगा, दोनों पे इसका जो भी वैल्यू होगा वो सेम होगा। और ये आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन आपका दिया है इसके अनुसार आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दो वायर है, एक वायर है P, एक वायर है Q। P वायर का लेंथ भी आधा है और इसका डायमीटर भी आधा है। Q वायर के मटेरियल पे कोई भी चेंज नहीं, मतलब लेंथ वही होगा L और D, ये डायमीटर यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे P का। तो रो
L बाई, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, A होता है। और यहाँ पे किसी भी वायर का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो और ये डायमीटर के फॉर्म में दिया है, इसीलिए D इज इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या होता है 2R, देयरफॉर R इज इक्वल टू D बाई 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको आप लोगों को आता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो आर पी इज इक्वल टू रो लेंथ, किसका लेंथ ले रहे हैं हम लोग, पी का। तो पी का लेंथ कितना बोला क्वेश्चन में, तो L बाई 2 बोला है, L बाई 2 ले लेंगे। फिर देखिए इसका एरिया लेना है, तो ध्यान से देखना है, एरिया लेने में थोड़ा कंसंट्रेट करना है। देखिए एरिया जहां पर है वहां पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर का मतलब कितना हो जाएगा, पाई जहां पे आर लिखेंगे वहां पे D बाई 2 और उसका आधा। तो ध्यान से समझना है, D बाई 2 तो इसका पहले से है और फिर कितना होगा 2 का 2, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर मेरा ये आने वाला है रो L बाई 2 टू द होल पाई D स्क्वायर बाय 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर है तो कितना 16। थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी कि फिर से हम लिख दे रहे हैं क्या उसका आने वाला है, आर पी इज इक्वल टू रो L बाई 2 टू द होल पाई D स्क्वायर बाय 16, यानी आर पी इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पर देखिए ध्यान से, तो रो L बाई 2 इंटू 16 बाय पाई D स्क्वायर, यहां से कटेगा 8, यानी आर पी का वैल्यू आपका आ गया 8 रो L बाय पाई D स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग जिस प्रकार आर पी निकाले उसी प्रकार आर क्यू निकालेंगे। तो आर क्यू को थोड़ा ध्यान से समझना है, आर क्यू में मटेरियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं मतलब रो L बाय पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला फिर से एरिया उसी का पाई आर स्क्वायर। तो आर जहां है वहां क्या लिखेंगे, तो D बाई 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे D बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आर क्यू इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा रो L बाय पाई D स्क्वायर बाय 4, और ये 4 अब ऊपर चला जाएगा, तो आर क्यू इज इक्वल टू 4 रो L बाय पाई D स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों का रेशियो कितना होगा, तो हम देखिए दोनों का रेशियो निकालने जा रहे हैं। आर पी बाय आर क्यू, पहले हम ऊपर में आर पी का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगा 8 रो L बाय पाई D स्क्वायर इंटू, ध्यान से समझिएगा, या इंटू ना लिखकर पहले इसको बाई में लिखते हैं, ये आर पी का वैल्यू है, आर क्यू का वैल्यू हम यहां लिखने जा रहे हैं, कितना आया, तो 4 इंटू रो L बाय पाई D स्क्वायर। बच्चों यहां पे ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए कि ऊपर का रो L बाय पाई D स्क्वायर, नीचे का रो L बाय पाई D स्क्वायर, हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यानी कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश का और हर का दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम दोनों को यहीं पे काट दे रहे हैं, इसको बारीकी से समझना है। यानी कि अब आपका जो नया वैल्यू आ रहा है आर पी बाय आर क्यू का जो वैल्यू आ रहा है आपको कितना, तो 8 बाई 4, यानी कि आर पी बाई आर क्यू जब ये रिप्लेस करेंगे तो 2:1 के फॉर्म में आएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2:1, और 2:1 कितना नंबर में दिया हुआ है, तो सी, यानी कि 13 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको फिर से बारीकी से समझिए। आपके पास 2 वायर है, एक वायर क्वेश्चन बोला है कि वायर इज हाफ द डायमीटर, पी वायर जो है, ए वायर पी इज हाफ द डायमीटर, डायमीटर इसका आधा है, और इसका कितना बोला है, फिर बोला एंड
हाफ द लेंथ, लेंथ भी इसका आधा है। फिर क्या बोला है, क्यू मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यू मटेरियल में कोई चेंज नहीं किए। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। एरिया ऑफ वायर का वैल्यू यहाँ पे यानी एरिया ऑफ वायर निकाले पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर के फॉर्म में क्वेश्चन बोला है, इसीलिए डायमीटर के फॉर्म में चेंज कर दिए। आरपी का जितना वैल्यू यहाँ पे लिए उसका वैल्यू पुट किए। कैलकुलेशन को बारीकी समझना, एक बार आप खुद से कॉपी में कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए, इधर जगह है अभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको एक ऐसा मटेरियल का नाम बताना है जिसका रेसिस्टेंस कम होगा जबकि उस समय उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है सिलिकॉन और डी है मरकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा। क्योंकि सिलिकॉन ही क्यों होगा, क्योंकि सिलिकॉन है, सिलिकॉन कैसा है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर होने के कारण इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अब हम लोग लेते हैं 14, यहाँ पे आपको ऑप्शन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो इसके यानी कि जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सिलिकॉन। राइट आंसर इज सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का ना आपको सुन के ही याद रखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन को सुन के ही याद रखना पड़ेगा कि आखिर 14 का सी क्यों होगा, क्योंकि सिलिकॉन एक ऐसा एक है क्या, बहुत एक सेमीकंडक्टर है, इसी कारण ही इसका एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से समझना है। बोला है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप लोग सबको साइक्लोट्रॉन पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन ना पूरा साइक्लोट्रॉन का है। बोला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन को इंटर करवा रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग साइक्लोट्रॉन का डायग्राम को ध्यान से, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं बीच में पी पॉइंट पे, तो वह इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करता है, रोटेट करते 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 वो बाहर निकल जाता है। यानी कि तो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, यहाँ पे जो होगा वो होगा सर्कुलर। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, आप अपने लैंग्वेज में वहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डालते हैं तो वो सर्कुलेट करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ध्यान से सुनिए, 15 का आंसर ए क्यों हुआ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है। याद रखिएगा इसको, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम इसको इंपॉर्टेंट आपका लगा दे रहे हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में हो रहेगा। सेट एक तो ये तो सेट इंपॉर्टेंट है ही, यानी 5 सेट मिला के आपके पास 35 क्वेश्चन जाने वाला है। एग्जाम में तो 35 क्वेश्चन आएगा, तो इस 5 सेट में से इंपॉर्टेंट कौन है उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, यानी 16 नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन बोला है इफ ई ए, ध्यान से सुनिए, ई ए क्या है, ई ए क्या है, इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि एक्सियल लाइन है, ए यहाँ पे एक्सियल है, एंड फिर बोला है ई क्या है भाई, तो दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ये ए एक्सियल लाइन को दिखा रहा है और ई यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन को दिखा रहा है। अगर दोनों को हम सेम कर दे, क्वेश्चन बोला एट द सेम डिस्टेंस, दोनों क्वेश्चन का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो इन चारों में से कौन सा इसका रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है के इंटू 2p/r²। ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पे k इसलिए यूज किया क्योंकि बार बार 1/4πε0 लिखा, थोड़ा लिखने से बचते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, k 2p/r²। इसी प्रकार इक्वेटोरियल का जब निकालेंगे तो कितना होगा, k p/r²। फिर से बता रहे हैं आपको एक बार कि ये k यहाँ पे 1/4πε0 है। तो बोला है कि आपको इस दोनों में से करना क्या है, दोनों का रिलेशन निकालना है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं,
इक्वेशन 1 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे, ध्यान से समझिए, यूं तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ा ये सारा चीज हमारे नोट्स में ही है। नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन, झारखंड अकादमिक क्वेश्चन जो सेट रिलीज की है वो सारा क्वेश्चन हमारे नोट्स में अवेलेबल है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो भी कहीं पढ़ रहे हैं, अगर उस पर कोई दिक्कत होता हो तो आप कंटिन्यू यूट्यूब से बने रहें, इस चैनल से बने रहें, आपको सारा चीज मिलता जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो चीज रिप्लेस हो रहा है, देखिए ऊपर से के गया, पी भी कैंसिल हुआ, आर क्यू भी कैंसिल हुआ, मतलब नीचे में कुछ नहीं, 1 बचा, ऊपर में देखिए 2 दिख रहा है, यानी कि ई ए बाई ई इज इक्वल टू ऊपर में 2 नीचे में 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो मेरा आएगा ई ए यानी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द राइट रिलेशन। अब देखिए, अब आपके ऑप्शन में जो है वही आंसर होगा, यानी कि यहां पे आपका जो ऑप्शन में दिख रहा है वो बी नंबर है, यानी कि आपका 16 नंबर का जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। 17 पे क्वेश्चन को 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। 2 पैरेलल कंडक्टर्स, 2 पैरेलल कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, करंट कैरिंग इन सेम डायरेक्शन विल, 2 पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, 2 वायर है और दोनों वायर आपस में कैसा है, ध्यान से देखिए, पैरेलल है, और दोनों का करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। याद रखिएगा कि जब भी पैरेलल वायर हो और करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ 1 2, और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ 2 1, ये दोनों आपस में कैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, तो डायग्राम में ही आपको नजर आ रहा है अट्रैक्टिव ईच अदर। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस, सबको आता होगा आप लोग को, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो कैपेसिटर यानी कि इसका जो यूनिट होगा कैपेसिटर विल बी फैराड, फैराड यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, ये सब थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को भी आता है। बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ इनमें से कौन है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब ये जो भी ऑप्शन में होगा वो सही है, मेरे हिसाब से यहाँ बी दिया हुआ है तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को देखते हुए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने का इच्छा है, इसीलिए थोड़ा स्पीडली बता रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक के आराम से इसको देख सकते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं इसको 1 2 बार 3 बार रिवाइज करके आप उसको सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है चार्ज इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू बी है, तो बोला है फोर्स कितना होगा। तो समझिए 20 नंबर में बोला है कि एगो चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और भी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, भी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कितना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला होता है क्यू बी भी साइन थीटा। देखिए क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है, मतलब यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री, और थीटा अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू बी भी यहाँ पे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबको आपको पता है कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी फाइनल आंसर एफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू बी बी। अब ये क्यू बी बी जिसका ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा, यानी कितना नंबर दिख रहा है, तो बी नंबर दिख रहा है, तो राइट आंसर इज बी। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा, आपको अच्छे तरीके से क्लास नोट्स मिला होगा, अच्छे तरीके से क्लास में अगर डिस्कशन हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला जो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, लॉरेंज फोर्स। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है,
लॉरेंज फोर्स जो होता है, LF मतलब लॉरेंज फोर्स, द सम ऑफ, ध्यान से सुनिए, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहां फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कितना होता है भाई, तो क्यू V क्रॉस B। चलिए ये कोई ऑप्शन में है, तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे Q कॉमन लिया, तो Q आप दोनों में कॉमन है Q, तो Q निकाल दीजिए। Q जब निकाल देंगे तो मेरा आएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस B। दिस इज द राइट आंसर, यानी लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो यानी कि इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा 21 नंबर का, वो होगा सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसको ध्यान से आप लोग वीडियो को रोक के आराम से इसको उतारिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स पर जरूर इसको जवाब दीजिए कि सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम चाहेंगे उसको फिर से एक बार बता देने का, ठीक है। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू होता है, इक्वेटर पे जो वैल्यू होता है वो हमेशा होता है 0 डिग्री। यहाँ पे एक और हम छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इक्वेटर पे 0, यानी यहाँ का अभी का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे आपको थोड़ा सा पूछ दे कि पोल पे कितना होता है, तो पोल पे आपका होगा 90 डिग्री। तो साथ साथ में आप इसको यहाँ पे नोट कर लें, आपकी सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करें। और बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप खुद सब्सक्राइब करें और इसको अपने क्लास 12th के ही ग्रुप में शेयर करें, दूसरा ग्रुप में शेयर ना करें। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच एंगल ऑफ डीप में एक रिलेशन होता है, जो अगर आप जहां भी फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन बोला है, फिर से क्वेश्चन एक बार ध्यान से हम पढ़ने जाए, ध्यान से सुनिए। बोला व्हाट इज द एंगल, आपको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डीप निकालना है एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों का कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BB इक्वल टू BH, तो tan phi इज इक्वल टू, जहां देखिए अब जहां BB है वहां BH हम लिख सकते हैं, इसीलिए वहां पे BH लिखेंगे, नीचे भी BH लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे 1 आया, मतलब tan phi इज इक्वल टू n। तो tan कितना डिग्री इज इक्वल टू n, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि तो देन phi इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो भी आपका आंसर 45 जिस भी ऑप्शन में दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो राइट ऑप्शन आपका सेट में, झारखंड अकादमिक काउंसिल के सेट में दिया है वो है C नंबर। हम आप लोग के लिए बहुत जल्द CBSE के भी सेट को बताने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग CBSE का भी देखेंगे आगे वीडियो में। अब हम लोग देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 पे। ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, कौन इतना देखेगा। बच्चों अगर आज आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को देखते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा होगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए
क्योंकि S1 का और S2 का दोनों का रिजल्ट मिला के आपको रिजल्ट देने वाला है और S1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए इसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा जिसमें मार्क्स नहीं कटेगा। S2 आपका इसलिए मार्क्स वहां पे कटेगा क्योंकि वो थ्योरी एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव कम पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये स्कोर अभी बढ़ा के रखिए, बाद में अगर थोड़ा मोड़ा कम भी आता तो मैनेज करके आपका 80-85%, 90% के आसपास आपका जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड किसी भी बार मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है वो एस पोल से एन टू एन पोल तक जाता है। यानी कि मैग्नेटिक, देखो इसको डायग्राम से समझिए, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो ओरिजिनेट होता है एन से, लेकिन ओरिजिनेट का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, अंदर का बात कर रहा है। तो अंदर जो होता है वो एस से एन की ओर जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो आपका 24 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा। देन राइट आप देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट जो होता है वो होता है 3 क्वांटिटीज, 3 गो उसका क्वांटिटी होता है। कौन कौन क्वांटिटी होता है? तो इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो 25 नंबर का आंसर होगा वो सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स में नहीं आता, एल्यूमिनियम भी नहीं आता, सिल्वर भी नहीं आता, गोल्ड भी नहीं आता। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी बोला है 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को ये 3 क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ को, इसीलिए 3 क्वांटिटीज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है 50 मिली हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन मिली हेनरी। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर देंगे, -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चौक खत्म हो गया था। अब देखिए ध्यान से, अब क्या बोला है, करंट आई कितना दिया हुआ है आपका 4 एम्पियर। क्या निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन निकालने के लिए बोला एनर्जी। तो कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस में एक फॉर्मूला होता है 12LI²। ध्यान से सुनिए, तो E इज इक्वल टू 1/2 इंटू L कितना दिया हुआ है? तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3, और I कितना? तो 4 एम्पियर, तो 4 का होल स्क्वायर। यहीं पे थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हम इधर रिप्लेस कर रहे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं। देन E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कितना? तो 4 का स्क्वायर 16। ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू आएगा 8 5 जा 40, यानी 400 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एनर्जी निकाल रहे हैं, इसीलिए जूल, 0.4 जूल। यानी कि कौन सा आंसर होगा जी आपका? देन द राइट आंसर इज ए। इसको बारीकी से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए और इसको बढ़िया से नोट कीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे 27 पे, बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि आपका वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखते हैं, फ्री फायर घंटों आप खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका काम का चीज है, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए। बोला कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। पोलैरिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन फाउंड करता है? तो बायोट सावर्ट लॉ कभी नहीं कर पाएगा वो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये भी नहीं कर पाता है। लेंज लॉ के द्वारा ही, लेंज लॉ के हेल्प से ही हम लोग ना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कैसे होता है? जब कोई कॉइल में, जब कोई सर्कुलर कॉइल में मैग्नेट को लेकर हम जाते हैं तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ वही बोला क्वेश्चन के द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, तो लेंज के लॉ के द्वारा ही ये पॉसिबल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर 27 नंबर का। 28 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। देखिए प्रोटॉन ध्यान से समझना है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखिए अगर हम इसका मास, प्रोटॉन के मास को अगर हम m लेते हैं तो ड्यूट्रॉन का मास हमेशा 2m हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल का मास हमेशा 4m होगा। ध्यान से समझिए, इसका 2 गुना यहां हो रहा है 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स यहां पे हो रहा है, मतलब ये मास डबल हो गया, इसका डबल, m का डबल 2m का डबल 4m। फिर बोल रहा है कि चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो इसका चार्ज अगर हम q ले लेते हैं तो प्रोटॉन का और ड्यूट्रॉन का चार्ज में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल होता क्या है भाई, तो हीलियम प्लस 2 आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इसीलिए इसका चार्ज हो जाएगा 2q। अब क्वेश्चन जो बोला है उसको बारीकी से समझना है। देखिए ये बेसिक फॉर्मेट था, इसको आपको समझना है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का मास 2m, अल्फा पार्टिकल का मास 4m। प्रोटॉन का चार्ज q, ड्यूट्रॉन का चार्ज q, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q। तो जिस प्रकार प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, एक छोटा सा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m, देन p² इज इक्वल टू, क्रॉस जब करेंगे तो 2m काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा बढ़िया से समझना है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देन p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। रे आवाज़ खींच लेगा, आवाज़ बात मत करो, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस जब निकालेंगे तो mv बाय qb। देखिए क्वेश्चंस में आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे mv क्या है, वेयर m इज मास, b इज वेलोसिटी, और इसका एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो अब देखिए हम लोग पुट करने जा रहे हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू p बाई qb, p बाई qb। अब देखिए फिर जहां पे p है वहां पे ये रिलेशन उठा के हम लोग रखेंगे, कितना होगा, तो √2m काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझिए, बाय qb। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल, किसका इक्वल, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। फिर लास्ट में बोला है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी सबका सेम होगा, नॉर्मल होगा। तो 2 आपका कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कांस्टेंट हो गया और b यहाँ पे इक्वल हो गया। यानी फाइनली हम एक छोटा सा रिलेशन अगर निकालना चाहेंगे तो r इज इक्वल टू, यानी आपका यहाँ बचा क्या, तो √m बाय q। इसको बारीकी से चीज को समझना है। अब हमको निकालने बोला है पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो रेडियस का मास, सॉरी प्रोटॉन का मास m, चार्ज q। रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, इसका मास डबल हो जाएगा, चार्ज वही रहेगा। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स बढ़ेगा और चार्ज डबल हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिए। अब बोला कि आप सबका रेशियो निकाल दीजिए, तो rp रेशियो, rd रेशियो, r अल्फा, सबका वैल्यू पुट कीजिए। √m बाई q, √2m बाई q, √4m बाय 2q। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। देखिए सब में ऊपर में भी √m, यहाँ पे थोड़ा समझना है। जब ये देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 होगा और ये 2 से ये 4 कट जाएगा। ध्यान से समझिए, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा।
तो देखिए, और यहाँ पे रूट एम बाई क्यू रिप्लेस हुआ, यहाँ से रूट एम और क्यू रिप्लेस हुआ, यहाँ से भी रूट एम बाई क्यू रिप्लेस हुआ, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ रूट 2 पहले से, यहाँ 1, यानी कि जब रेशियो निकालेंगे तो 1 अनुपात रूट 2 इज टू 1, यानी 1 इज टू रूट 2 इज टू 1। दिस इज द राइट आंसर, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में। तो बी इज द राइट आंसर। आप इसको थोड़ा सा समय लेकर 1-2 बार वीडियो को देख के समझिए, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और अगर डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अब हम लोग 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप। एक सेमी सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। आप अपने सेट नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे, वहां पे आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग में क्या कर रहा है कि 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, यानी कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। बच्चों इसको ध्यान से समझना है, आप इसको ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का टॉपिक है। सर्कुलर रिंग में आप इसको पढ़ चुके होंगे कि किसी भी सर्कुलर रिंग का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर वो सर्कुलर रिंग सेमी सर्कल में हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप जहां भी फिजिक्स पढ़े हैं वो टीचर आपको जरूर ये क्वेश्चन करवाया होगा, और अगर नहीं करवाया होगा तो आप इसको जिस तरह हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कैसे इसका होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड का हम एक डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, या डायरेक्ट हम लेते हैं एक और फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 4r। देखिए जब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होगा उसको कैलकुलेट करने पर शॉर्ट फार्मूला हम निकाले हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यानी क्या क्या दिया हुआ, तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अगर नहीं पता है तो आप इसको जान लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल कॉलेज में भाईवा में पूछ सकता है कि बताओ म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। इस सेमी सर्कुलर रिंग में 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है बाई 4 इंटू रेडियस। रेडियस देखिए, रेडियस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में दिया है, इसको ना हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। या तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए या उसी 100 को ऊपर लेंगे 10 टू द पावर -2 होगा, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ध्यान से समझना है, 4 से 4 रिप्लेस कर गया, 0 से 0 रिप्लेस किया, यानी ऊपर बचा मेरा पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको ध्यान से समझना है। 10 टू द पावर -2 को आप 10 टू द पावर -2 को आप ऊपर लेके जाइए तो ये 10 टू द पावर +2 हो जाएगा इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाय 2। क्या इसको हम 100 लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या? 100, यानी कि 100 जब इसको हम लोग लिखेंगे 100 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 2, ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे 50 आएगा। इसको एकदम ध्यान से समझना है, 50 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अभी ध्यान से देखिए, अगर इस 50 को क्या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपको उतना आना चाहिए। देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 10 टू द पावर 7 है, यानी बेस सेम होने पे पावर जुड़ता है, यानी 5 पाई 10 टू द पावर
-6 हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं 5 पाई माइक्रो, और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसीलिए 5 पाई माइक्रो टेस्ला। दिस इज द राइट आंसर जो आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है कि किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग का हम लोग कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे आराम से। तो बच्चों ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ये फॉर्मूला जब आप सेमी सर्कुलर रिंग का जब आप ये फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में ये फॉर्मूला आपका आएगा। तो इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से नोट कॉपी में आप इसको बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग ना एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं, बस खत्म के बहुत नजदीक हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 जो इस सेट नंबर 1 का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये ना बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आप अपना सेट को देखिए, हम इधर भी बना रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, दोनों को मिला जुला के देखते रहिए। देखिए बस खत्म होने वाला है, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको ना अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस डाला गया यूट्यूब में 100% राइट किसी का नहीं है। पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है ईजी स्टडी जो आपको एकदम राइट आंसर दे रही है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये क्लियर कर चुकी है कि हम यहीं से टेस्ट लेंगे और ये बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। इसीलिए आप अपने तरफ से प्रिपेयर्ड रहें तो अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आपके पास एक फिगर दिया हुआ है और आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले ऊपर में सीरीज में है तो आप इसको एक मेथड लगाइए। पहले चेक करना है कि यहाँ पे करंट कितना पास करेगा, इधर यानी डी से ए करंट कितना पास करेगा और डी से बी में करंट कितना पास करेगा। तो 3 और 2 5 ओम, इधर 5 ओम हो गया आपका, इधर नीचे भी 5 ओम हो गया। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो ध्यान से सुनिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि अगर सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर में लगा रेसिस्टेंस और नीचे में लगा रेसिस्टेंस अगर इक्वल हो तो इस पर फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट अगर पास कर रहा है तो यहाँ 1 एम्पियर और यहाँ 1 एम्पियर, मतलब कि इधर 1 एम्पियर और इधर 1 एम्पियर करंट पास होगा। बच्चों सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि इधर भी 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। बिना करंट के डायरेक्शन के बिना हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको बढ़िया से समझना है। हम यूज कर रहे हैं लूप रूल एकदम शॉर्टकट। आपको बोला है VA माइनस VB कितना होगा, ध्यान से समझिए। तो लूप रूल कहता है कि आपको जहां से चलना है वहां से स्टार्ट कीजिए, जहां तक पहुंचना है वहां तक एरो दे दीजिए। ये एरो का साइन बोल रहा है कि आपको यहां पे कहां से निकालना है। देखिए ये आपको निकालना है, तो VA से हम आएंगे VD पर, ध्यान से समझिएगा। यानी सबसे पहले देखिए लूप रूल थोड़ा सा डिस्कस हम कर देते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अगर देखिए एक हम रेसिस्टेंस बना रहे हैं, इधर हम वोल्टेज ऑफ A नाम दे दिए, इधर वोल्टेज ऑफ B नाम दे दिए। अगर करंट का डायरेक्शन, अगर VA को हम हायर मान लेते हैं, VB को लोअर मान लेते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन हायर से लोअर हो और बीच में कोई भी पोटेंशियल हो तो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है और पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है -IR। तो ये नेगेटिव है क्योंकि करंट यहां पे पास कर रहा है हायर से लोअर की ओर। अगर इसी में सेम डायग्राम में ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा। सेम डायग्राम में अगर हायर को A मानेंगे, लोअर को B मानेंगे और करंट इस बार अगर VB से पास करे, कहां से पास करे, VB से, मतलब लोअर से हायर में आए,
तो उस समय पोटेंशियल हो जाता है प्लस। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बढ़िया से समझिए। उस समय इस पे जो भी लगेगा वो हो जाएगा IR। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मे भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसको बढ़िया से वीडियो को रोक रोक के समझिए, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक कहता है कि कहां से वोल्टेज निकालना है तो VA से निकालना है, कहां तक पहुंचना है आपको तो VB। देखिए जहां से स्टार्ट करेंगे उसका वोल्टेज लिख दीजिए, जहां तक पहुंचना है वहां लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन VB बोला, मतलब हम स्टार्ट करेंगे VA से, पहुंचेंगे VB में। ध्यान से समझिए, देखिए करंट ये आपका क्या हो गया, ये आपका A को हम हायर मान लेते हैं, B को लोअर मान लेते हैं। देखिए जहां से करंट निकालना है वो VA, और जहां तक निकालना है उसको पहले VB कर दीजिए, और एकदम रास्ता पकड़िए। जैसे VA से हम आ रहे हैं, तो VA से अगर हम आ रहे हैं तो करंट के, देखिए मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। हम VA से स्टार्ट किए, मतलब A से B के बीच का पोटेंशियल निकालना है हमको। तो VA से हम स्टार्ट किए, पहले VA से कहां आएंगे, D पे आएंगे। तो करंट का डायरेक्शन है D से A, और हम आ रहे हैं A से D। मेरा रास्ता ये है, देखिए ये आपका रास्ता है, ये आप जो एरो देख रहे हैं, दिस इज द वे, ठीक है। तो A से B में करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जब आएंगे तो वोल्टेज मेरा पॉजिटिव होता है, तो प्लस IRAD लिखेंगे। अब हम D पहुंच गए हैं, D पहुंच गए हैं। D से कहां जाना है आपको, B में जाना है। तो D से B में बच्चों ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, इसीलिए यहां पे आपको माइनस हो जाएगा IRAD। ध्यान से समझिए एक बार और, कि करंट से करंट के अपोजिट हम आ रहे हैं, इसीलिए यहां पे प्लस हुआ। D से जब B जाएंगे तो करंट की ओर जाएंगे, इसीलिए यहां माइनस हुआ। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर। VA आपको निकालना है प्लस I कितना 1, और RAD कितना तो 2, माइनस 1 इंटू RAD कितना 3, किसके बराबर तो VB के बराबर। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए यहां पे, यानी VA प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू VB, यानी VA माइनस 1 इज इक्वल टू VB। VA ध्यान से समझिए, VB को हम LHS ला लेते, माइनस हो गया, और RHS में -1 को ले जाएंगे तो +1 वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन हो, कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से समझिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इसको A नंबर आंसर दिया है, अपना सब्सक्राइबर तो बढ़ा लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला, गड़बड़ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप रट के रखे होंगे A, आंसर आ गया B। झारखंड अकाउंटिंग काउंसिल के जो आंसर सीट आएगा, जो टीचर लोग चेक करेंगे, वहां पे आंसर होगा B, और आप मार के आएंगे A कॉन्फिडेंटली कि भाई हम तो सही मार के आए आंसर नंबर, मेरा नंबर कटा कहाँ। अक्सर यही बच्चों के बीच होता है कि मेरा नंबर कटा कैसे, क्योंकि आप गलत वे में जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये आपका एकदम राइट वे है, इसको ध्यान से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, नोट बना के रखिए। ये सब प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे जाइएगा, उतना जल्दी समझ में आएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना, सोच होता है, सोच। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए तो जितना शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। बोला है कि क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, कि व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। देखिए क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज ही रेसिस्टेंस को मेजर अच्छा से कर पाता है, दूसरा मेजरमेंट क्यों नहीं कर पाता है। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड कर पाते हैं। इस सर्किट के हेल्प से हम कोई भी अननोन रेसिस्टेंस को बहुत ही आसानी से फाइंड करते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो जिसमें पॉइंटर जो होता है वो हमेशा बैलेंस कर जाता है, बैलेंसिंग बहुत ही जल्दी इसमें बैलेंस करता है। इसीलिए हम लोग ना
किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ना व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इट इज अ नल मेथड। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा। क्यों ए नंबर होगा? देखिए नल मेथड को ही बोलते हैं, नल को ही बोलते हैं बैलेंसिंग। नल मेथड बोलिए या बैलेंसिंग पॉइंट बोलिए, एक ही बात होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो इससे हम अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग पॉइंट बहुत ही एक्यूरेट बताता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो नल मेथड होगा। नल मेथड जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेट तो की है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो न्यू सिलेबस आया है 25% रिड्यूस वाला, उसमें स्पष्ट डिलीटेड पोर्शन में आप देखिएगा, उसमें पैरेलल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हटा दिया है। फिर भी क्वेश्चन दिया है तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए ये होता कैसे है। देखिए आप लोग ना क्लास 10th में रेसिस्टेंस पढ़े हैं, तो रेसिस्टेंस का एकदम इन्वर्स होता है कैपेसिटर। यानी रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज में होगा, और रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पैरेलल मतलब कैपेसिटर में पैरेलल में होगा। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए क्या क्या दिया हुआ है, एकदम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन बोल दिया ये ए है ये बी है, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। थोड़ा ध्यान से समझिए इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले ए से डी में एक रेसिस्टेंस है, तो ए से डी में हम एक रेसिस्टेंस पहले लेंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए कब हम मानेंगे कोई भी सीरीज है कोई भी पैरेलल है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल सारे कैपेसिटर में अगर सेम है तो उस टाइप के सर्किट को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे कैपेसिटर ले लिए, यानी कि इसको ए बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। डी के बाद फिर एक सी कैपेसिटर है, तो डी के बाद हम फिर एक कैपेसिटर जोड़ दिए, तो डी से अब आ गए हम कहाँ पे, सी में आ गए। सी के बाद फिर बी में एक कैपेसिटर है, तो सी के बाद फिर से हम एक कैपेसिटर और ले लिए। तो ध्यान से समझिएगा ये तीनों आपको कैसा लग रहा है, तीनों जो लग रहा है, ये तीनों जो लग रहा है वो पैरेलल में है। कैसा है, पैरेलल में। तो ध्यान से समझिएगा, पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम दिया है, इसलिए द राइट आंसर इज 3C, जो आपको बी नंबर ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री सबको चिल्ला रहा है कि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। नहीं, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं है। आप डायग्राम में ध्यान से समझिए, डायग्राम को देखिएगा, आपके पास एक दिया क्या, इन द बेसिक CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cs प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर अरेंज्ड इन BCC कॉन्फ़िगरेशन। एक BCC कॉन्फ़िगरेशन में क्यूब दिया हुआ है, उसका आपको बोला है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम एक लेते हैं Cs, हम दो कॉर्नर को ले रहे हैं, बीच में है क्लोरीन Cl माइनस और फिर इधर हो गया Cs। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की तरह हम सोचेंगे, इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। दोनों के बीच में ना कुछ नाम देते हैं A, B और C। A और B के बीच में हम डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस B और C के बीच में भी डिस्टेंस है। ध्यान से बच्चों समझिएगा। देखिए चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सिमिलर चार्ज हो तो ये रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हम इसको ना सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट करेगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, फोर्स ऑफ BA। ठीक है,
अब इधर देखिए, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ BC। ध्यान से समझिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो भी सेम है, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी सेम है, और ये दोनों के लिए चार्ज सेम है। यानी कि हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ BA इज इक्वल टू फोर्स ऑफ BC, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब इसका हम नेट निकालने जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ BA BC को LHS लेके आएंगे तो फोर्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका, माइनस जो है प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी BCC, जो आपका क्वेश्चन में BCC दिया हुआ है, BCC क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है, उसका जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। यानी नेट फोर्स बोलिए या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, वो आपका आंसर होगा 0, जो आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है वो D दिया हुआ है। बच्चों इसको बढ़िया से देखिए और पेशेंस रखिए, मात्र 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसके बाद आप आराम से फ्री फायर खेलिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, एडिटिंग वीडियो देखिए, लेकिन इसको बढ़िया से कॉपी करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो उसको जरूर से जरूर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सरफेस, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के बीच में ना ये जो होता है ऑलवेज ये 90 डिग्री होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम बनता है उसका, आप देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ध्यान से समझिए, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हटा दिया, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड से कह के बोला है, इसीलिए हम इसको बता देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप किधर से भी लेंगे तो सरफेस पर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो वो 90 डिग्री होगा, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, 90 डिग्री ही लेंगे, यानी ऑलवेज इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन बोला है कि व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स एंड पोल टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कोइल द नियर एंड ऑफ द कॉइल। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, बोला कि व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड, मैग्नेट को जब हम मूव करेंगे विथ एंड पोल टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कॉइल द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज। देखिए ये ना पूरा क्रिचॉफ्स रूल पे आधारित है। क्रिचॉफ्स रूल में आप लोग पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि कोई एक सर्कुलर कॉइल है, उस पर हम एक मैग्नेट को जब हम नियर लाएंगे, सामने लाएंगे, तो यहाँ पे ना ये जनरेट कैसे करेगा, वो तो एन पोल जनरेट करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, एन पोल जनरेट करेगा। बच्चों आपका सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का परेशानी हो, इसको बढ़िया से आप देखें, समझें। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं खुद एक लेक्चरर हूं और जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया है ये मैं खुद यूट्यूब में देखा, समझा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस डाला गया है, तब जाके हमने आपको इसके लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमने खुद से एजीएस स्टडी चैनल को हमने खुद से बनाया कि ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चों ध्यान से समझिए, अभी तक जितने भी टीचर्स ने सॉल्यूशन दिया, चाहे जो भी चैनल ने सॉल्यूशन दिया है, बहुत ही क्वेश्चन, मतलब हमको लगता है कि हर सेट में क्वेश्चन गलत आंसर उसका दिया हुआ है। तो आपको बारीकी से इसको समझना है कि क्या इसका आंसर को एनालाइज करना है। कोई डाउट होगा तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बच्चों आपका इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मिल पा रहा है, इसीलिए आप ना इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने जितने भी 12th के दोस्त हैं, सारे 12th के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस पर शेयर जरूर करें। बच्चों मैं बहुत जल्द सेट नंबर 2 लेके आने वाला हूं, तब तक आप सेट नंबर 1 पे आराम से इसको देखिए। और जो आपके पास, सबके पास जेरॉक्स होगा,
आप जेरॉक्स में आंसर मिलाइए और उसको सुधारिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कॉलेज आइए, हमसे बात कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।